तो एनसीपी में बगावत के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भारी उथल पुथल है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। और बगावत ऐसी कि सब कोई सख्ते में है कि ये क्या हो गया। चाचा भतीजे ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बगावत के बाद पहली बार बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। एनसीपी दफ्तर पहुंची है सुप्रिया सुले। पहली बार इस बागी सुर के बाद जो कि अजीत पवार ने अख्तियार कर लिए। एनसीपी दफ्तर से बागी विधायकों के हटाए जा रहे हैं पोस्टर। जो विधायक अजीत पवार के साथ चले गए उनके पोस्टर हटाए जा रहे हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल जैसे नेताओं के पोस्टर हटाए जा रहे हैं दफ्तर से। तो पहली बार पहुंची है सुप्रिया सुले। एक तरफ शरद पवार हैं जो कि सतारा जा रहे हैं, कराड़ जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले उनकी बेटी हैं जो कि पहुंची हैं। लेकिन इस बीच एमएलएस के, बागी एमएलएस के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। और बागियों को लेकर एनसीपी का रुख समझने के लिए सुनिए सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल का बयान। की आपलं प्रोफेशनल काम आणि आपली नाती ह्याच्यात गल्लत घालायची। त्याच्यामुळे माझ्या मनामध्ये दादा हा आयुष्यभर माझा मोठा भाऊच राहील आणि माझ्या मनात दादाबद्दल नेहमी प्रेमच आहे। एक सोच में और नाराजगी में बहुत अंतर होता है। एनसीपी में नाराजगी कभी नहीं। एवरी एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 days। बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। हमने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अभी थोड़े देर के पहले, कुछ समय के पहले हमने फाइल किया है। महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष साहब के पास हमने ईमेल पे ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन भेजा है। फिजिकली भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा पिटीशन फिजिकली भी पहुंचाने की व्यवस्था हमने अभी की है। और साथ में इसके बाद हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हमने खत लिखा है। और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है और सवाल है कि अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। 2019 में एनडीए को बम्पर कामयाबी मिली थी। बीजेपी के सामने चुनौती इस बार कामयाबी को दोहराने की है। पहले अब आपको महाराष्ट्र का नंबर गेम समझाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो शिवसेना और बीजेपी 7 चुनाव लड़े थे और दोनों ने 23 और 18 सीटें जीती थी। जबकि अब की यूपीए यानी एनसीपी और कांग्रेस दोनों को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। और वोट शेयर की अगर बात करें तो एनडीए के पास 51% से ज्यादा वोट था और यूपीए, एआईएमआईएम और निर्दलीय का कुल आंकड़ा मिलाकर 7 सीटें और वोट परसेंट करीब 36% था। लेकिन अजीत पवार की अब बगावत के बाद जो वर्तमान स्थिति है, अब बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। हालांकि बीजेपी के पाले में शिवसेना के 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और एनसीपी के 3 सांसद अजीत पवार के साथ आ गए। तो एनडीए वर्सेस यूपीए क्या स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे एनडीए के वोट परसेंट में जबरदस्त उछाल आ गया। अभी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की सीटें अगर मिला दें तो सीटें 39 तक होती हैं और वोट परसेंट 56.55 हो गया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। परिचय सबसे पहले आपका करा दें। राजीव रंजन प्रसाद जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के, वो हमारे साथ हैं। महेश तापसे, प्रवक्ता एनसीपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। और समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश जी, पहला सवाल आप ही से, एनसीपी किसकी है? सबके मन में अब यही सवाल है। शरद चंद्र पवार साहब की है। एनसीपी महाराष्ट्र के किसानों की है, महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग के लोगों की है और एनसीपी पवार साहब के लाखों कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने इस पार्टी की मेहनत से। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे। महेश जी आपके पास दोबारा आएंगे। मैं राजीव जी आपके पास आ रही हूं।
जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं राजीव रंजन प्रसाद जी। राजीव जी, कहा यह जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही चीज बिहार में भी होने वाली है। जो सुशील मोदी हैं, पूर्व डिप्टी रहे, चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के, उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार भी इसी तरह सामना करेंगे बगावत का, जैसे अजीत पवार ने किया। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने नहीं जा रही है। यहाँ जब भी नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए 40 की 40 सीटें बचा पाना उनके लिए बड़ी चुनौती है। हताशा में इस तरह के बयान आएंगे अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है। प्रधानमंत्री जी के 2 भाषण हाल में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। वंशवाद को लेकर के उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें कही और भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने यहाँ तक कहा कि पटना में जो 23 तारीख की बैठक हुई, इस बैठक में 20 लाख करोड़ के घोटालों से जुड़े नेता यहाँ उपस्थित थे। अब कल के जो एनसीपी के अंदर की जो टूट है, इसमें इनके दोनों ही परिवार। राजीव जी, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, डिबेट फिर आगे बढ़ाएंगे। तस्वीरें आ रही हैं, जो बैठक 11 बजे शुरू होने वाली थी, बताया जा रहा है अजीत पवार के घर पर, वहां से तस्वीरें आ रही हैं। अजीत पवार आ चुके हैं और वो विधायक आ चुके हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली कल। और ये एक तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर है, ये सियासी करवट बताती है कि महाराष्ट्र में किस तरह से सियासी करवट हो चुकी है और अजीत पवार का स्वागत किया जा रहा है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है और तस्वीरें लगातार आ रही हैं। जी राजीव जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए और ये भी बताइए, क्योंकि नाराजगी दरअसल पटना मीटिंग के बाद राहुल गांधी के नाम पर सहमति से थी, जो कि शरद पवार ने इस बात को ली और फिर यहाँ पर आकर एनसीपी में फूट पड़ी। देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि क्या चीज़ें होती हैं और किन चीज़ों को कैसे परोसा जाता है। राहुल गांधी जी के नाम पर सहमति का सवाल कहाँ था? वहाँ तो पहले ही तय हो गया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की चर्चा करेंगे और आने वाले समय में किस स्थान पर बैठक होगी, इस पर बातें होंगी। एक संकल्प देश के सामने दिखेगा कि देश के 16 राजनीतिक दलों के नेता एकजुट हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अधिनायकवादी शक्तियां हैं, तो क्या आप लोकतंत्र विरोधी शक्तियां, क्या आप ये कहना चाहेंगे दावे से कि जेडीयू में कहीं कोई दरार नहीं पड़ेगी आने वाले समय में, 24 के नजदीक आते आते? देखिए, मेरे दावे की तस्दीक तो आने वाला समय ही कर देगा और हम लोग आगे भी पता होगा। आप तो यहाँ मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी। ठीक है शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी हम थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे संजय राउत का। वो कह रहे थे कि शिंदे जाने वाले हैं इसलिए ये एंट्री कराएगी और बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें हर करप्ट नेता आके धुल जाता है। ये परसेप्शन लगातार विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है कि आपके खिलाफ हो तो करप्ट और आपके साथ हो तो साफ सुथरा। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या ये फॉर्मूला दूसरे राज्यों में लागू होने जा रहा है? क्योंकि एआईएडीएमके ने कहा कि ये देश भर में होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं कि राहुल गांधी को जो है एक यूनाइटेड विपक्ष का नेता बनाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर सभी पार्टियों में अंतर विरोध बहुत ज़्यादा है। अपनी ही पार्टी में अपने ही लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। ये विरोध एनसीपी का है, ये विरोध एनसीपी के अंदर का है, ये विरोध उसका है कि जिस तरीके से शरद पवार जी तारीफ के पोस्टर सर फडणवीस के लग रहे हैं, महाचाणक्य बताया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। मतलब क्या है कि ये सारा जो इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वो फडणवीस कर रहे हैं, यानी बीजेपी के लोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किसी की नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीपी का अपना आंतरिक मामला है। एनसीपी के लोग खुश नहीं थे, उनको लग रहा था लगातार कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। जिस तरीके से ये तमाम चीजें आगे बढ़ी, खुद अजीत पवार ने ये बात कही कि हमने तो शरद पवार जी से ये कहा था कि भाई आप जो है खुद आगे लीड कीजिए। बी टीम के तौर पर काम कर रहे थे, संजय राउत ने आरोप लगाया। और एक बड़ी खबर बता दूं, आऊंगी शिवम आपके पास। Decide now. Today is the first day after the swearing in. So are you comfortable with the central minister, sir? No, there is no question. We have not discussed anything about Delhi. We have only discussed about the formation of a government in Maharashtra, and that is what has been done. Sir, do you ditch the party and Sharad Pawar too because he is unhappy, sir?
प्रफुल्ल पटेल को आप सुन रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल की तरफ से अभी तक कुछ पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं, कुछ साफ नहीं किया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने भी आगे बागी सुर अख्तियार किए, जबकि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष। मैं चाहूंगी कि महेश जी आप इस बात का जवाब दें। प्रफुल्ल पटेल पहले से देखिए, अजीत पवार तो उनका हमेशा विरोध के स्वर मुखर थे जब से इस बात का ऐलान हुआ कार्यकारी अध्यक्ष का, लेकिन प्रफुल्ल पटेल को तो दी गई थी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आगे कमान, फिर वो क्यों बागी हो गए? देखिए, इस चीज पे हैरत तो पवार साहब ने खुद कल कहा कि मैं खुद हैरान हूं कि प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी जो नेशनल कमेटी पे हैं, उन्होंने क्यों इस प्रकार का रुख अपनाया। लेकिन एक चीज तय है, मैं आपको कहूंगा कि आज पवार साहब सतारा और कराड़ के दौरे पे है, और वहां पे अगर आपने देखा होगा तो जिस प्रकार का राउजिंग वेलकम पवार साहब को मिल रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र का एनसीपी का कैडर ये पूरी तरह से हमारे नेता पवार साहब के साथ। कल जैसी पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शाम तक आपने अगर एनसीपी का सोशल मीडिया हैंडल या हमारे लोगों का सोशल मीडिया हैंडल देखा महाराष्ट्र होगा। की राजनीति में जो हाल में हुआ शिवसेना के साथ, इस वजह से ये सवाल बड़े गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि शिवसेना के बाद ये दूसरी पार्टी है, बड़ी पार्टी एनसीपी, जिसमें इस तरह से दोफाड़ देखा गया। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए एनसीपी एमएलसी अनमोल मिटकरी का बयान सामने आया। हम चाहते हैं कि अजित पवार सीएम बने। मिटकरी ने कहा संजय राउत की बात सही हो जाए। एनसीपी विधायक अजित पवार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। ये बड़ा बयान मिटकरी का, और वो कह रहे हैं कि संजय राउत की बात सही हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अजित पवार सीएम बन जाएं। एनसीपी के विधायक अजित पवार के साथ खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि संजय राउत ने क्या बयान दिया। संजय राउत ये कह रहे हैं कि अजीत पवार सीएम बनेंगे, एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा। आने वाले वक्त में, कुछ ही वक्त में महाराष्ट्र का सीएम बदलेगा। शिंदे समेत 16 एमएलए जो हैं, 16 विधायक अयोग्य होने वाले हैं। शिंदे बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक है वो जल्दी ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके हिसाब से उनको कोई नहीं बचा सकता, और इसीलिए अजित पवार और उनके लोगों को इंडक्ट किया है। तो एकनाथ शिंदे अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और आइए अब समझते हैं बीजेपी की मराठा वोट बैंक की रणनीति है क्या, कितना महत्वपूर्ण है ये। तो महाराष्ट्र में मराठा सबसे बड़ा और मजबूत वोट बैंक है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बड़ा मराठा चेहरा है। और शिंदे और अजीत पवार से गठबंधन को फायदा होगा, ये भी कहा जा रहा है। 2024 में मराठा वोट बैंक बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है। और हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं अशोक वानखेड़े के पास चलूंगी, हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ हैं। समीर जी, आप भी लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देखते हैं, कई लेख भी लिख चुके हैं। आपको क्या लगता है, ये जो मराठा वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, क्या बीजेपी इसे साध पाएगी या उसका फायदा बीजेपी को मिल पाएगा, जिस तरह से प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं मराठा वोट बैंक को लेके 2019 के घटना की आपको जिक्र कराता हूं। जब 2019 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने साथ में मिलकर लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें आई थी। तो उस समय अमित शाह ने ये पूछा था महाराष्ट्र के नेताओं से कि 2014 में हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन नहीं था, उसके बाद भी हमें अकेले 125 सीटें मिली थी, और इस बार जब हम गठबंधन में हैं तो हमें 1 सीटें कम होकर 105 क्यों मिली है। तो पार्टी ने एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में ये निकल के आया था कि महाराष्ट्र के जो मराठा वोटर्स है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज़्यादा वोट जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को दिया है। इसके कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सीटें ठीक ठाक संख्या में आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि देवेंद्र फडणवीस जो मराठी है और उनको मुख्यमंत्री बनाने के कारण मराठा वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से दूर रहा। तो उसके बाद से भाजपा लगातार मराठा वोट बैंक की तरफ देख रही थी, और मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे जो मराठा लीडर थे उन्हें शिवसेना से तोड़कर लाने का भारतीय जनता पार्टी के 2 टारगेट प्रूव हुए। सचिन जी, लेकिन तो शिवसेना टूटी और एक बड़ा मराठा नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में आ गया है। लेकिन एक जो मौलिक सवाल है हम उस पर भी लौटेंगे। इस बीच एक अपडेट भी देते चले। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में लगे पोस्टर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, फडणवीस को बताया महाराष्ट्र का महाचाणक्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं ये पोस्टर। तो ये पोस्टर आप देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा
और फडणवीस को महाचाणक्य बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या बीजेपी के बड़े नेता लगातार इस प्रयास में थे कि ऐसी कोई स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में बने। तो सियासी रोटी पलटने के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को महाचाणक्य बताया जा रहा है। वैसे 2024 में बीजेपी को अजीत पवार की तरफ से क्या फायदा होगा, अब हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी का ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है और यूपी के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, यानी 48 सीटें आती हैं। 2019 में शिवसेना से गठबंधन करके बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी। ये फायदा हुआ था। पहली बार बीजेपी ठाकरे परिवार से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि क्या फायदा होगा अजीत पवार के आने पर। 2024 में ठाकरे परिवार से नुकसान से बचने की एक कोशिश हो सकती है। उद्धव शरद पवार कमजोर होंगे तो फायदा बीजेपी को होगा। और अगर 16 एमएलए जिसका जो शिंदे गुट की सदस्यता जाती है, चली जाती है सदस्यता, तो पवार का बैकअप रहेगा बीजेपी के पास। तो ये स्थिति बन रही है और निश्चित तौर पर बीजेपी इससे लाभ अपने आप को देख रही है। शिवम, इसीलिए ये सवाल उठ रहे थे, ये सवाल मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूं। पोस्टर्स लगे, तारीफ हो रही है बीजेपी के बड़े नेता की, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि इस तोड़फोड़ के पीछे सारा ब्रेन जो है बीजेपी के महाराष्ट्र कैडर के बड़े नेताओं का है। सवाल पूछा है तो 30 सेकंड मुझे कम से कम जवाब देने का दीजिएगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में जोश होना बहुत नॉर्मल सी बात है, अनिवार्य है, ऐसा होगा ही। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट को मजबूती मिली है, सरकार को मजबूती मिली है, लोग यहां पर आए हैं, आपकी विचारधारा से अगर कोई भी आकर जुड़ता है तो इसकी खुशी स्वाभाविक है। लेकिन इसको अगर यह कहा जाए कि यह एनसीपी से बाहर की लड़ाई है, बिल्कुल वैसा नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर आप अपने घर में कोई परेशानी पाते हैं तो यूल पुट योर हाउस इन ऑर्डर, आप उसको ठीक करेंगे, आप उसको बेहतर करेंगे। अगर लेकिन जिसको त्वरित लाभ मिलेगा उसी से सवाल है। बिल्कुल लाभार्थी तो आप हुए, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं वही आपको जवाब, उसके संख्या बल में सुधार हो रहा है, तो ये सवाल बिल्कुल आपको सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और उसी पर मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल गलत है, लेकिन आधार यही है वैसा बिल्कुल नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी भी समय में, एक जमाने में 1978 में यही वसंत दादा पाटिल की सरकार तोड़कर 45 जो है विधायक लेकर आए थे खुद हमारे शरद पवार जी और अपनी सरकार बना ली थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वही सारी चीजें घूम कर आ रही, सीख ले रहे हैं शिवम। लेकिन ये क्योंकि शरद पवार का अप्रैल में कहना कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, उसके बाद जून में इस तरह की बगावत होना, जुलाई में बगावत होना, ठीक ऐसा ही हो रहा है। एक साल पहले एकनाथ शिंदे ने इसी तरह की बगावत की थी और फिर सारे विधायक गुवाहाटी में चले गए थे उनके समर्थन में। बहरहाल ये लंबी बहस है और ये अप्रत्याशित करवट है, सियासी करवट है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। महाराष्ट्र की राजनीति में उछाल और उबाल दोनों नजर आ रहा है। एनसीपी में जो टूट हुई है उस पर अब देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। ओवैसी ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो विपक्ष एकजुट कैसे होगा, बीजेपी को कैसे हराया जाएगा। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि ऐसे हराएंगे बीजेपी को, अगर इसी तरह की फूट रही, इसी तरह की टूट रही पार्टियों के भीतर, तो क्या बीजेपी को हरा पाएंगे। बहुत बड़ा हमला बोला है। देखिए 23 को बैठक होती है और उसके बाद जो विपक्ष टूटता हुआ, बिखरता हुआ स्टेटमेंट के जरिए दिखाई देता है, वो साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के बाद सामने आ रहा है। क्या यही आपकी विपक्षी एकता है, सवाल पूछा है असदुद्दीन ओवैसी ने। ये इनका नाटक है, इनकी पॉलिसी है कि मीटिंग में जिसको बुलाकर बिठाते हैं। आज प्रफुल्ल पटेल साहब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, ये तुम्हारा पोजीशन यूनिटी है। अरे छोड़ो ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान बंद करो। तुमको अगर बीजेपी को रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रोको। बीजेपी से मुकाबला करना है तो एक एजेंडा बनाओ। ये नहीं हो सकता कि नहीं हम जो करेंगे वो सच है और दूसरों को, सबको गुलामों की तरह आपके सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होने वाला है। अब आवाम बेजार हो चुकी है, नौजवान बेजार हो चुका है। तुम सिर्फ झूठ बोल बोल कर मुस्लिम अकलियत का वोट तो ले लेते हो, मगर उसके बाद तुम बीजेपी को हरा नहीं पाते। तो सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये स्थिति है और ऐसे में बीजेपी को हराएंगे कैसे। सबीर जी, अब बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से रेत को मुट्ठी में बांधने की जितनी कोशिश की जाती है, रेत फिसलती जाती है। विपक्षी एकता की भी स्थिति यही है, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं और जब जब बैठक हो रही है कोई पार्टी टूट जा रही है। बिल्कुल, आप देखिए जब विपक्षी एकता की पटना में 13 तारीख को बैठक हुई थी जून को, उसके पहले जीतन राम मांझी
अलग हो गए नीतीश कुमार से, आज उस दिनों से कह रहे हैं कि कैसे लड़ेंगे। कल ही एनसीपी में इतनी बड़ी बगावत हो चुकी है शरद पवार की पार्टी में, जो विपक्षी एकता के बड़े सूत्रधार नीतीश कुमार के साथ भूमिका निभा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो विपक्ष की एकता के लोग जानते हैं इस बात को, विपक्ष में शामिल दर, कि आपस में इनकी एकता किस हालत में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत बेहतर तरीके जानती है और आने वाले दिनों में आपको और पार्टियों में टूट देखने को मिलेगी। यह खाली सिर्फ एनसीपी तक सीमित नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में टीएमसी में भी टूट होगी, आरजेडी में भी टूट होगी और नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी टूट होने वाली है। आप तो समीर जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये जेडीयू में भी फूट होगी, टीएमसी में भी फूट के संकेत मिल सकते हैं, तो कैसे रहेगी फिर विपक्षी एकता? और लगातार बड़ी खबरें सामने आए। असदुद्दीन ओवैसी को तो आपने सुना, और अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से बगावत हुई, जिस तरह से घमासान मचा है, अजीत की बगावत पर पवार का गेम या फिर गेम ओवर? सवाल ये, पिछले हफ्ते पवार ने माना कि अजीत की बगावत थी, बीजेपी फडणवीस को एक्सपोज करने के लिए गुगली फेंकी गई। 2024 चुनाव से पहले पवार इस बगावत को भी गेम कह सकते हैं। अभी शरद पवार विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एनसीपी के कई नेताओं पर ईडी और आईटी की कार्रवाई भी चल रही है। माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए पवार ने ये वक्त दिया। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज भी सामान्य सी थी। सवाल पूछे जाने पर पवार ने कॉन्फिडेंस में कहा, मैं फिर से खड़ी करूंगा पार्टी। पवार को 1980 में भी शरद पवार ने पार्टी को फिर से खड़ा कर दिया था। इसी तरह से मुंह मोड़ा था 1980 में कांग्रेस के सामने, लेकिन फिर उसके बाद फिर पार्टी खड़ी की। और ये जो बगावत की गई है अजीत पवार की तरफ से, ये गुगली फेंकी गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि शरद पवार की रणनीति आगे की क्या होगी इस बगावत के बाद। बिल्कुल कई तरह की चर्चाएं हैं इस बगावत के बाद से, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद क्या स्थिति बनेगी। तो देखिए, शिवसेना बड़ी मुखर हो रही है और उसने सामना के जरिए हमला किया। अजीत पवार और बीजेपी के बीच एक और डील हुई है, ये भी बात वो कह रहे हैं सामना के माध्यम से। शिंदे और बागी विधायकों को मिलेगा झटका। शिवसेना उद्धव ठाकरे का सामना के माध्यम से ये बयान है, और शिंदे के आउट होते ही अजीत पवार सीएम बनेंगे, ये भी वो कह रहे हैं। और खासकर संजय राउत ने यह बयान दिया है, फडणवीस का हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान, ये कहा जा रहा है सामना के द्वारा। चलिए अब एक बार गौर करते हैं उन नतीजों पर जो 2019 में सामने आए थे। क्षेत्रवार तरीके से उन नतीजों पर आपको दिखाते हैं। जो महाराष्ट्र के नतीजे, पश्चिमी महाराष्ट्र के नतीजे आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने 5 सीटें जीती और शिवसेना ने 3। विदर्भ के नतीजे आपको दिखा रहे हैं, साथ में 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, शिवसेना के खाते में 3 थी। मराठवाड़ा, जहां पर सबसे बड़ा टारगेट बीजेपी का है, वहां पर बीजेपी को 4 मिली थी और शिवसेना को 3। ठाणे प्लस कोंकण, यहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ था 1 और शिवसेना यहां पर मजबूत स्थिति में थी, 5 सीटें मिली थी। मुंबई, यहां पर बीजेपी को 3 और शिवसेना को 3, यहां पर भी टक्कर मुकाबले की टक्कर रही। उत्तर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी को 5 और शिवसेना को 1 मिली थी। तो टारगेट जो है अब बीजेपी का है कि किस तरह से 2019 में जो नतीजे सामने आए उससे आगे बढ़कर अब जो एक नया गठबंधन बनाया है, जिसमें अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और बीजेपी है। राजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो कि जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी, हमारे साथ समीर चौगांवकर जी जुड़े हुए हैं और साथ में शिवम जुड़े हुए हैं। शिवम, एक तरह से अब बीजेपी का टारगेट क्या मराठा वोट बैंक है? इस तरह से राजनीति को आगे, अब अजीत पवार के आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? देखिए, कोई भी पार्टी जो है या फिर कोई भी एक गठबंधन में से अगर टूट होकर किसी एक दूसरी विचारधारा के साथ जाकर लोग जुड़ते हैं तो उसमें उसको बल मिलना बहुत स्वाभाविक है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से चीजें रही हैं, चाहे वो शिवसेना में शुरुआत में फूट की बात, तो क्या गारंटी आगे बगावत नहीं होगी? मुझे लगता है कि इसकी कौन गारंटी दे सकता है। 1970 में ये देश पूरा कांग्रेस के साथ हुआ करता था। 2023 में इस देश की जनता बहुतायत में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता अगर बदल सकती है तो मेरा पूरा विश्वास है कि नेता भी बदलेंगे, नेता वहीं से निकल कर आते हैं। जी, एक विपक्ष का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह है, आज संजय राउत ने बयान दिया। उन नेताओं को जब पार्टी में शामिल किया जा रहा है तो इन सवालों का क्या जवाब होगा बीजेपी की तरफ से कि कल जो लोग आपके लिए करप्ट थे वो आज अच्छे हैं? ये आरोप बहुत बार लग चुके हैं और इस बार भी लग रहा है कि
वही आरोप घूम फिर के आ रहे हैं, क्योंकि एनसीपी में कई नेता हैं जिन पर आप कल हमलावर थे। बिल्कुल, संजय राउत की पार्टी अब से कुछ समय पहले तक उन्हीं नेताओं के साथ गठबंधन में थी। शिवसेना को कभी उन पर वो आरोप तब आरोप नहीं लगे, लेकिन वो अब सब आरोपित उनको लग रहे हैं। शिवम, मैं आपको रोक रही हूं, माफ कीजिएगा। तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने। शरद पवार पहुंच चुके हैं सतारा और यहां पर समाधि स्थल पहुंचे हैं शरद पवार। और अब देखिए, शरद पवार शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे पूरी तरह से। कल ये बगावत हुई है, कल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी करवट सामने आई और अब आज शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश है। शरद पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा भी कि मैं एनसीपी को फिर से खड़ा करूंगा, और उन्होंने उनके इस तरह का जेस्चर सामने आना ये बताता है कि अभी भी शरद पवार ने वो कॉन्फिडेंस नहीं खोया कि उन्हें भी चाणक्य माना जाता है राजनीति का और लोगों को साधने का, नेताओं को साधने का, दलों को साधने का। सतारा पहुंच गए हैं शरद पवार। ये काफिला और हुजूम आप देख रहे हैं, एक तरह से समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है शरद पवार के साथ। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बहुत ही अलग तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी की तरफ से ऐसी तस्वीरें हाल फिलहाल में तो कभी नहीं देखी गई। शरद पवार खुद सड़क पे उतरे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं और अपनी ताकत दिखा रहा। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए, आनंद प्रकाश। आनंद, ये तस्वीर जो है बता रही है कि ये बड़ी कोशिश और कहीं ये आखिरी कोशिश तो नहीं है शरद पवार की पार्टी को अपने नियंत्रण में रखने की। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ शरद पवार सड़क पे हैं। आनंद, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए, आपको ये यहाँ एनसीपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ जाएगा यहाँ पर। जी जी, जो कि वाइबल चौहान से कभी यहाँ पर, और उनके यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हजारों हुजूम है। और अभी एक बैटरी कार से शरद पवार यहाँ समाधि स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बमुश्किल 100 मीटर का फासला जो है पार करने में काफी वक्त लग रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम है। उनकी बैटरी कार को आगे नहीं बढ़ने दे रहा और जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है उसके तो फूल बरसा रहे हैं, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और शरद पवार के नारे लगा रहे हैं। और हमने शहर में भी देखा कि जैसे हम खराब शहर में देखे कि यहाँ पे जगह जगह पोस्टर बड़े बड़े लगे थे जिससे लिखा था कि हम साहब के साथ हैं, यानी कि हम शरद पवार के साथ हैं। ये बताने की कोशिश है कि जो एनसीपी के जो कार्यकर्ता है वो बगावत के बाद भी बेल्ट में तो शरद पवार के साथ है। आनंद, एक सवाल का जवाब दीजिए। आनंद, अगर आपको आवाज मिल रही है, ये जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, ये आज का जो एक तरीके से कह ली शक्ति प्रदर्शन है, ये देख के आपका क्या अनुमान है? ये पहले से सोची समझी योजना थी या फिर एकदम से अचानक ये प्लान किया गया फूट के बाद से, या फिर पहले से अंदाजा होगा कि कुछ ऐसा होने वाला है और हमें तैयार रहना है? क्या लग रहा है इस भीड़ को देख? लगभग एक साल से ऐसी बातें चल रही थी कि अजीत पवार वो बीजेपी के संपर्क में, जो उन्होंने आर्मी मॉडलिंग के बाद शपथ की थी, उसके बाद से ही इस बात से कयास और पुख्ता हो गए थे कि हो ना हो देश सदैव अजीत पवार बीजेपी के हाथ मिला लेंगे। तो ऐसे में शरद पवार जो है सुना है ये भी पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने के काम करते रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको जब भी मौका मिला उन्होंने एक इमोशनल अपील भी करने की कोशिश की। इमोशनल अपील के साथ ये संदेश देने की भी कोशिश है कि विभाजन कर दिया भतीजे ने, लेकिन अब जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो एनसीपी है वो तो हमारी है। शक्ति प्रदर्शन करके ये मैसेज देने की कोशिश भी है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम हुजूम आपको भी नजर आ रहा होगा, हम भी यहाँ पर हुजूम देख रहे हैं कि लगातार जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो शरद पवार की बैटरी कार को रोकने की कोशिश कर रहा है, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और उनका जो एक काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा। और हम आपको बात बता दें कि हमको यहाँ पर कांग्रेस के नेता चौहान भी नजर आ रहे हैं और इसके साथ हमें अनिल देशमुख भी नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एनसीपी के नेता है, बल्कि कांग्रेस के भी नेता मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर हजारों की तादाद में एनसीपी के कार्यकर्ताओं का ये हुजूम है। और ऐसे में शरद पवार के 150 मीटर का सफर था। और एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का बयान सामने आया है। जी हां, अयोग्यता को लेकर चिट्ठी नहीं मिली, नार्वेकर ने यह बयान दिया है। जिस खबर की बात की जा रही थी कि पत्र लिखा गया, उसको लेकर यह बयान है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने बयान दिया है कि अयोग्य ठहराए जाने, विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर जो पत्र था वो अभी तक नहीं मिला है। आपको बता दें कि
शरद पवार के समर्थित एनसीपी गुट ने पत्र लिखने का दावा किया था और यह कहा था कि विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए, इसके लिए वो पत्र लिख रहे हैं। स्पीकर ने कहा है कि वो पत्र नहीं मिला है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए सतारा की, जहां हम आपको दिखा रहे हैं शरद पवार पहुंच रहे हैं और यहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। वाईबी चौहान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। वाईबी चौहान जिनको शरद पवार अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और यहां से फिर माना जा रहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन, एक पूरे महाराष्ट्र को लेकर एक संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है शरद पवार के द्वारा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सतारा में हैं इस वक्त। शरद पवार वाईबी चौहान के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं और यहां से आगे की रणनीति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि पार्टी में जो टूट है उसको लेकर शरद पवार भी अब फुल एक्शन में। बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सतारा में जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री रहे यशवंतराव चव्हाण के स्मारक पहुंचे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पवार के साथ समर्थकों की जबरदस्त भीड़ है, सैकड़ों की तादाद में। कुछ ही देर में सतारा में रैली भी करेंगे। एक बड़ा हुजूम, एक जन सैलाब उमड़ता हुआ दिख रहा है। शरद पवार के साथ सतारा पहुंचे हैं, जहां पर इस वक्त तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जो स्मारक बना है महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण के स्मारक का दौरा और फिर उसके बाद रैली को संबोधित भी करने का आयोजन है। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालासाहेब थोराट का बड़ा बयान सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा ठोका है रवि। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष के लिए यह दावा ठोक दिया है थोराट ने, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उसका सदन में नेता होगा। तो एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना उनका। नहीं, ऐसा नेता तय नहीं वो कर सकते, वो गठ नेता तय कर सकते हैं या प्रतुत तय कर सकते हैं। आखिर जिनका नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है मेंबर्स की, उसका ही विरोधी पक्ष नेता बनेगा। तो क्या इसकी चर्चा होगी आपस में? होगा, चर्चा होगी। सबसे ज्यादा आंकड़े तो कांग्रेस के पास, कांग्रेस के पास ही है। तो कांग्रेस अपना चाहेगी कि उनका विपक्ष का नेता कांग्रेस, आखिर जिसकी संख्या ज्यादा उसका ही विपक्षी नेता होगा। कल आपने जो मीटिंग बुलाई तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शरद पवार पहुंचे हैं वाईबी चव्हाण स्मारक पर, जहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण भी मौजूद हैं, शरद पवार के साथ पृथ्वीराज चव्हाण भी मौजूद हैं। एक मिनट साहब, स्मारक का दौरा बहुत अहम है। कराड़ में ये स्मारक मौजूद है, सतारा के कराड़ में, जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। शरद पवार ने वाईबी चव्हाण को श्रद्धांजलि दी है और राजनीतिक गुरु मानते हैं शरद पवार वाईबी चव्हाण को, जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री रहे। और ये दौरा बहुत अहम है, जिसमें ये बताने की कोशिश है एनसीपी प्रमुख की तरफ से या एनसीपी के प्रमुख की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, कि ये पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और ये पहली कोशिश है, क्योंकि बगावत के बाद, फूट के बाद ये पहली तस्वीर शरद पवार की और इतने बड़े समर्थकों के हुजूम के साथ। राजीव हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, तस्वीर में हम देख रहे हैं कि शरद पवार पहुंच चुके हैं और बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं के बीच से होकर उनको समाधि स्थल तक लाया गया है। बिल्कुल, देखिए शरद पवार इस वक्त कराड़ में पहुंच गए हैं और यहां पर कराड़ में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है, क्योंकि कल ही डिक्लेयर कर दिया गया था शरद पवार की तरफ से कि वो कराड़ जाएंगे। उनके साथ में उनके तमाम कार्यकर्ता भी रहेंगे और जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश है राजनीतिक तौर पर, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है, जताने की कोशिश है कि भले विधायकों ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन ज़मीनी कार्यकर्ता अभी भी शरद पवार को ही अपना नेता मानते हैं। जब शरद पवार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा गया था कि एनसीपी का नेता कौन, तो उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाकर ये जवाब दिया था कि मैं। जाहिर बात है कि शरद पवार इस वक्त अपनी पार्टी को के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से पार्टी के नेताओं का बयान आया था कि पार्टी जो है संघर्ष से खड़ी हुई थी और वो संघर्ष का वो दोबारा करेंगे और पार्टी को नए सिरे से खड़ी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो माहौल है कुछ अलग है, क्योंकि अगर अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार के घर पर इस वक्त बेहद अहम महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। सवाल यह है कि तो आज दोनों की ही इस बैठक खेमों में राजीव इस वक्त हलचल तेज है।
एक खेमा है शरद पवार का जो इस वक्त पहुंचा है कराड़, जहां से तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं। हजारों समर्थक यहां पर मौजूद हैं शरद पवार के समर्थन में। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी एनसीपी के मौजूद हैं, हजारों की तादाद में। जहां तक नजर जाएगी कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता। आनंद प्रकाश पांडे भी बता रहे हैं लगातार, वो भी लगातार सतारा से हमें अपडेट कर रहे हैं। आनंद, अब आगे क्या रैली को संबोधित भी किया जाएगा शरद पवार की तरफ से? देखिए, ये बताया जा रहा है कि यहाँ कराड़ के जो यशवंतराव देशमुख यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद वो सीधा यहाँ सतारा जाएंगे। वहाँ पर उन्होंने छोटी बैठक रखी है, हालांकि उसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। बताया जा रहा है कि यहाँ से वो सीधा सतारा जाएंगे। सतारा में एक छोटी सी बैठक रखी गई है, उस बैठक को वो संबोधित करेंगे और देख रहे हैं कि यहाँ समाधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद अब वापस शरद पवार जो है वापस जा रहे हैं और यहाँ पर सीधा जो हमें जानकारी मिल रही है तो सतारा की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर एक छोटी बैठक वो रखी है। हालांकि अभी ये कहेंगे कि बैठक में क्या पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं उनके साथ वंदा चौहान उनके साथ मौजूद है, अनिल देशमुख उनके साथ मौजूद है, रोहित पवार उनके साथ मौजूद है। ये तमाम नेता के साथ वो रहेंगे लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने बैठक रखी है। राजीव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद बता रहे थे कि अभी एक बैठक होने जा रही है। अभी यहां से जब निकलेंगे शरद पवार, उनका काफिला निकलेगा रैली करते हुए, एक बैठक भी करेंगे। जो शरद पवार खेमे में नेता हैं उनके साथ बैठक होगी, लेकिन अभी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके बारे में अभी सस्पेंस है कि कौन कौन शामिल हो रहा है। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, अजीत पवार भी बैठक कर रहे हैं। ये जो बैठक हो रही है, मंथन हो रही है, क्या निकलकर सामने आएगा आज? देखिए, मैं आपको सबसे पहले देवगिरी बंगले की तस्वीर दिखाता हूं। ठीक मेरे पीछे देखिए, ये देवगिरी बंगला है और लगातार विधायकों के आने का सिलसिला यहां पर जारी है। सबसे पहले पहुंचने वालों में छगन भुजबल, सुनील तटकरे, अनिल पाटिल, ये तमाम विधायक जो थे ये यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो है ये कुछ कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ कार्यकर्ता जो अंदर नहीं जा पाए वो भी हमारे साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ शरद पवार के साथ ही समर्थकों का हुजूम है। अजीत पवार को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो लोग उन्हें भी अभिनंदन देने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर बैठक में मंथन इस बात का हो रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो आज इस बैठक में शामिल होगा उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आखिर अजीत पवार के साथ कौन कौन लोग हैं। कि यहाँ पर देखिए, एनसीपी के अजीत पवार के कुछ समर्थक हमारे साथ में। अब कहाँ से आए हैं और दादा से मुलाकात हुई? हम छत्रपति संभाजीनगर से आए हुए, सवेरे ही दादा से हमारी मुलाकात हो गई। क्या बोले दादा? दादा ने कहा कि पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हम सबको लेके चलने वाले हैं। और दादा आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद प्रकाश, सीधे चलेंगे उनके पास। आनंद, आप कहां पे मौजूद हैं इस वक्त? क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? शरद पवार पहुंचे समाधि स्थल तक क्या? जी देखिए, अभी हम कराड़ में मौजूद है। वाईबी चौहान की जो समाधि है वहाँ पर मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले जो समाधि आप देख रहे हैं, यहीं पर शरद पवार यहाँ पर आए थे और उन्होंने वाईबी चौहान की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने समाधि का एक परिक्रमा की। और उसके बाद अब शरद पवार जो है यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ, आप देख सकते हैं कि जो हुजूम है वो हुजूम है, इस हुजूम के साथ वापस अब जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि शरद पवार यहाँ से सीधा सतारा जाएंगे, जो कि लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर वो जो है, जो एक शिक्षण संस्थाओं का एक उन्होंने बैठक बुला रखी है, रैयत शिक्षण संस्थाएं जो है उसकी बैठक बुला रखी है। उस बैठक को वो संबोधित करेंगे और उस बैठक में शरद पवार क्या कहते हैं उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि अब शरद पवार आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। और जो उनकी कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के बीच जाऊं और अपने जो कार्यकर्ता है जनता के बीच जाऊं, तो उसको ही उन्होंने शुरुआत कर दी। आज वो सड़क पर उतरे, आज कार्यकर्ताओं के बीच में हुए। और जो हमने यहाँ पे देखा भी कि यहाँ पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला कि शरद पवार यहाँ पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर शरद पवार को 100 मीटर का जो सफर का जो एक दूरी थी वो तय करने में अच्छा खासा वक्त लगा। जगह जगह उनको कार्यकर्ता यहाँ पर रोक रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे, उन पर फूलों की बौछार कर रहे थे और बार बार नारे लगा रहे थे कि हम शरद पवार के साथ हैं। कई के हाथ में पोस्टर्स भी थे जिस पर लिखा हुआ था कि हम साहेब के साथ हैं और फोटो उस पर शरद पवार की, यानी कि भले ऐसी ही कुछ शक्ति दिखाने की कोशिश शरद पवार की। अब देखना होगा कि वाकई में इस प्रयास से कितना लाभ मिलता है शरद पवार को अपनी पार्टी पर नियंत्रण रखने में। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इन तस्वीरों को साझा करने के लिए।